बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ साद अंजुम और आज इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज़ पार्ट्स पेपर्स के आपके सामने है। यहाँ पर से पहले कि हम इंटीग्रेशन के जो एमसीक्यूज़ हैं उन पे बात करें, ये तीन फार्मूले आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का जो बिल्कुल बेसिक फार्मूला है वो ये कहता है कि जो भी बेस है, यहाँ पर एक्स बेस है, अगर आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप बस उसकी पावर में 1 ऐड कर दें। देखें n पावर थी, n में 1 ऐड हुआ और जो रिजल्ट है उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया x की पावर n+1 ओवर n+1। मगर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने की हमेशा एक शर्त है जो आपको हमेशा पूरी करनी होगी। बेस x हो या कुछ भी हो सकता है बेस कोई बहुत बड़ा सा ब्रैकेट हो सकता है बेस एक कोई ऐसा ब्रैकेट या कोई ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें 50 टर्म्स हो, कैसी भी बेस हो सकती है। मगर ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको एक शर्त पूरी करनी है और वो ये कि जो भी बेस है उसका डेरिवेटिव यहां dx के साथ आपको देना है। जैसे ही आप बेस का डेरिवेटिव dx को देंगे, ये इंटीग्रल सिंबल उसको लेकर चला जाएगा और आपको पावर में 1 ऐड करके बस उसको डिवाइड करना होगा। दैट्स ऑल। यहां पर बेस x है और आप जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है, और जो नहीं जानता वो इससे पहले वाला जो भी पार्ट अपलोड हुआ है जिसमें डेरिवेटिव के एमसीक्यूज को हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया, वो जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखे बगैर फिर आपको ये समझ नहीं आएगा। तो यहां पर यह बात क्लियर हो गई कि सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जब इंटीग्रेशन के सवालात आए उसमें बेस का डेरिवेटिव या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जो भी हो, उसमें बेस का डेरिवेटिव अगर आपने dx को दे दिया तो फिर आप सिर्फ पावर में 1 ऐड करें, उससे डिवाइड करें। राइट। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है, अब आप देख सकते हैं यहां पर 2x+1 की होल पावर 8 है और यहां पर हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब अगर कोई भी पूछे कि बेस क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे 2x+1, ये पूरा ब्रैकेट बेस है। और ये फॉर्मूला ये कहता है कि आप पावर में 1 ऐड करके उससे डिवाइड करवा दें, यानी कि 8+1 9 और डिनोमिनेटर में भी आप 9 लिख दें। मगर यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या बेस का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है। तो बेस का डेरिवेटिव आप लेकर देखें, बेस में यहां 2 टर्म्स हैं, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। आपको पता है जब भी x पावर 1 हो तो उसका कोएफिशिएंट ही उसका डेरिवेटिव होता है। पिछले जो पार्ट को अपलोड किया गया है आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, उसमें बहुत तफसील से हमने बात की है। तो यहां पर 2x का डेरिवेटिव 2 होगा और 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0 होता है, मतलब बेस का डेरिवेटिव 2 है। जब तक हम इस dx के साथ 2 नहीं लिख देते उस वक्त तक हम पावर में 1 ऐड नहीं कर सकते। तो यहां पर हमें पहले 2 लिखना होगा, या हमने 2 लिख दिया, यह आ गया बेस का डेरिवेटिव। मगर अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए आप यहां डिनोमिनेटर में भी 2 लिख दें, क्योंकि अगर अभी आप 2 से 2 कैंसिल कर दें तो वापस आप सवाल पर आ जाते हैं। मगर होगा क्या, ये वाला 1/2 तो जवाब का हिस्सा बनेगा, मगर ये वाला 2 इस इंटीग्रल सिंबल के साथ खत्म हो जाएगा। आप ये समझ लें कि ये जो इंटीग्रल सिंबल है ये जाने के लिए आपसे डेरिवेटिव मांगता हो, कहता है मुझे डेरिवेटिव खिला दो, मेरा पेट भर जाएगा और मैं चला जाऊंगा। तो यहां पर ये 2 इंटीग्रल सिंबल लेकर चला गया, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट पे नहीं, हम सिंपल ट्रिक्स पे बात कर रहे हैं ताकि आप तेजी के साथ एमसीक्यूज को सीख सकें, समझ सकें और एग्जाम्स में कर सकें। तो ये 2 खत्म हो चुका है और सिंपल 2x+8 की पावर 9, डिनोमिनेटर में 9, और जैसी इंटीग्रेशन आप करते हैं आगे किसी भी मुमकिन कांस्टेंट के लिए आप +c जरूर लगाते हैं और अब 2 9 18 हो जाएगा और ऊपर 2x+8 की होल पावर 9 ही रहेगी। अच्छा, आप जानते हैं e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन भी e की पावर x होगा, क्योंकि डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। लेकिन यहां पर जब आप इंटीग्रेट करें e को तो उसको एज इट इज लिखने से पहले यहां पर भी आपको एक बात चेक करनी होगी। जैसे ये फॉर्मूले में बेस का डेरिवेटिव लिखना पड़ता है, e वाले फॉर्मूले में e की पावर का डेरिवेटिव dx के साथ लिखना पड़ता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं e के ऊपर पावर x है तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो 1 तो dx के साथ एनी टाइम मौजूद है। तो यहां पर हमें डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और डायरेक्ट हमने e की पावर x+c जवाब दे दिया। लेकिन अगर यही e की पावर होता 5x+9, ये होता, तो इस सिचुएशन में अब हम पहले तो 5x+9 का डेरिवेटिव लेते। तो आप जानते हैं 5x+9 में 5x का डेरिवेटिव तो 5 होता है, 9 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमें dx के साथ 5 की जरूरत है। यहां पर हमने 5 लिखा, इसको बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में 5 लिखा, ये 5 तो dx के साथ खत्म हो जाएगा, इंटीग्रल सिंबल के साथ खत्म हो जाएगा और 1/5 आ गया और e की पावर 5x+9 एज इट इज आ गया और +c। इसी तरह अगर हम थर्ड फॉर्म में बात करें तो आप जानते हैं कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ln x का
तो ln जाने के लिए क्या कहता था, पिछले अपने पार्ट में डिस्कस किया था, कहता था मेरे पास जो है उसका रेसिप्रोकल कर लें, देन फिर आप उसका डेरिवेटिव लें। तो ln x का डेरिवेटिव होता था 1/x। तो अब जाहिर सी बात है 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x। मगर यहां पर भी आपको एक शर्त पूरी करनी, वो ये कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में बेस मौजूद हो और बेस की पावर 1 हो तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर कभी भी बेस की पावर फॉर एग्जांपल जैसे -1 है तो अब यहां पर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इफ द पावर ऑफ बेस इज -1 देन वी मस्ट यूज दिस फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ दैट फॉर्मूला। कभी भी नहीं आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप हमेशा x की पावर -1 होने की सिचुएशन में पहले इसको नीचे ले जाएं, x की पावर +1 हो गई, और जब बेस डिनोमिनेटर में मौजूद हो और उसकी पावर 1 हो तो आप उसको ln x लिख सकते हैं। मगर शर्त पूरी करनी होगी आपको, वो ये कि जो भी बेस है जिसके ऊपर पावर -1 थी वो नीचे आके पावर +1 हो गई, तो जो भी बेस है जिसके ऊपर पावर +1 है उसका डेरिवेटिव यहां dx के साथ होना चाहिए। तो यहां तो ये x है ना, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए आप इसको ln x लिख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें इंटीग्रेट करना है 3x² + 5 को। अब यहां पर उन्होंने हमें x इसलिए दिया है क्योंकि हम x खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते। 99% केसेस में हम x को इसलिए नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते क्योंकि जो डिवाइड होने वाला x है फिर हम उसको कहीं पर यहां पर अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे और इस सिचुएशन में फिर हमारा जवाब गलत हो जाएगा। इसलिए हमें वेरिएबल खुद से लाने की इजाजत नहीं होती। यहां पर अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में, क्योंकि डिनोमिनेटर ही बेस है ना, इसकी पावर 1 है जिस पर ln का फॉर्मूला लग सकता है, तो डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में हमें x मिल रहा है, यानी कि 3x² का डेरिवेटिव 6x होगा और 6x में x ऊपर मौजूद है, हमें सिर्फ 6 लाना है, और 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो जब आप 6 लाएंगे तो इधर भी 6 लग गया और इधर भी 6 लग गया। अब आपको पता है ये 6x तो बेस का डेरिवेटिव है, तो ये 6x इस इंटीग्रल सिंबल के साथ खत्म हो जाएगा, ये 1/6 हमारे जवाब का हिस्सा बनेगा और ln के साथ ये बेस आ जाएगी जिस बेस की पावर डिनोमिनेटर में 1 होती है और न्यूमरेटर में -1 होती है, यानी कि ऊपर है तो -1 हो जाती है, उस पर ये ln वाला फॉर्मूला लग जाता है 3x² + 5 और एज यूजुअल +c। तो अब इन 3 फॉर्मूलों को समझने के बाद हम बहुत तेजी के साथ MCQs कर सकेंगे। तो पहले MCQ से हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हमें कहा जा रहा है कि इंटीग्रेट करना है cos² x को, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं और ज़्यादातर फॉर्मूले तो आपने जो डेरिवेटिव में याद किए बस उसी को उल्टा करना है। जैसे मिसाल के तौर पर cos x का डेरिवेटिव होता था -sin x, तो अब sin x का इंटीग्रेशन होगा -cos x। बिल्कुल वैसे cos x का डेरिवेटिव होता था sin x, तो अब sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x। tan x का डेरिवेटिव होता था sec²x, तो अब sec² x का इंटीग्रेशन हो गया tan x। cot x का डेरिवेटिव होता था -cosec²x, तो अब cosec² x का इंटीग्रेशन होगा -cot x + c। तो यहां पर पेज नंबर 199 आपकी बुक के पेज नंबर 200 और आपकी बुक के पेज नंबर 201 में तमाम के तमाम फॉर्मूले मौजूद हैं। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद अब ये वाला सवाल आप देखिएगा, यहां पर हमसे कह रहे हैं सेकंड पार्ट में कि नीचे फंक्शन ऑफ x मौजूद है और आप देख सकते हैं यहां जो फंक्शन ऑफ x है इसकी होल पावर 1 है और वो बता रहे हैं कि ऊपर f' मौजूद है, मतलब नीचे जो फंक्शन ऑफ x है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है मतलब हम ये वाला ln x वाला फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं। यहां पर यही तो है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 ऊपर मौजूद है, पहली शर्त डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मौजूद हो, दूसरी शर्त डिनोमिनेटर की पावर 1 हो। तो यहां पर ये दोनों शर्तें हैं, x का डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है 1 और x की पावर भी 1 है, इसकी ln x हो गया। बिल्कुल वैसे यहां पर फंक्शन ऑफ x की पावर भी 1 है और फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है, तो आपको पता है डेरिवेटिव तो इंटीग्रल सिंबल के साथ खत्म हो जाता है। तो सिंपल इसका जवाब क्या आएगा, जो सेकंड पार्ट है इसका जवाब आएगा ln फंक्शन ऑफ x + c, दैट इज ऑल। बिल्कुल वैसे यहां पर अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। यहां पर हमसे कहा जा रहा है इंटीग्रेट करो cos x इंटू e की पावर sin x dx। तो आपके पास अच्छी तरह से पता है, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया कि जब भी आप e को इंटीग्रेट करते हैं e को एज इट इज लिख देते हैं, मगर उससे पहले एक शर्त पूरी होनी चाहिए, वो ये कि जो e की पावर है उसका डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद हो। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि sin x का डेरिवेटिव तो cos x होता है और ये फॉर्मूला है पूरा कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर e की पावर sin x का डेरिवेटिव cos x की सूरत में मौजूद है, तो अब बस आप एज इट इज e की पावर sin x अपने जवाब में लिखेंगे।
ठीक। और ये क्योंकि एमसीक्यूज यहां पर आपको कुछ प्रेजेंट नहीं करना, कोई स्टेप्स नहीं करने, मगर मैं यहां समझाने के लिए आपको तरतीब में पहले लिखकर दिखा देता हूं कि हमें e की पावर sin x को इंटीग्रेट करना है और cos x हमें यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में जोड़कर दिया गया है। और ये cos x हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम ये चेक कर लें और मेक श्योर करें कि e की पावर का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है। तो बिल्कुल e की पावर का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है, इसलिए e को एज इट इज आप जवाब में लिख दें और जो भी डेरिवेटिव होता है वो इंटीग्रल सिंबल्स के साथ खत्म हो जाता है। अच्छा, आप में से जो इंटीग्रेशन के बेसिक को मजीद डिटेल से जानना चाहे तो मैं अपना नंबर भी यहां लिख देता हूं, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको इंटीग्रेशन की बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के लिंक्स तफसील से वो मैं आपको भेज दूंगा, उससे भी आप अपनी इंटीग्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो इंटीग्रेशन के लेक्चर्स हैं वो अब तक पब्लिक नहीं हुए, वो अभी अनलिस्टेड हैं क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुए। वो इंशाल्लाह जब मुकम्मल होंगे तो एक साथ मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो हो सकता है जब आप ये लेक्चर देख रहे हो उस वक्त तक ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस अपलोड ना हुए हो, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके मुझसे वो क्वेश्चंस के लिंक्स आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर पार्ट नंबर 4 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां देखें, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर, अगर इस पूरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम बेस माने तो इसकी पावर तो 1 है। अगर डिनोमिनेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ln के साथ लिख देते हैं, खत्म। तो यहां पर बेस डिनोमिनेटर है, इसकी पावर 1 है, 1 का डेरिवेटिव आप चेक करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चेक करें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है जो कि ऊपर मौजूद है। यानी कि इसका जवाब क्या हुआ, इसका जवाब हुआ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से पार्ट नंबर 5 e की पावर 2x, यहां आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि e को इंटीग्रेट करने के लिए e को एज इट इज जवाब में लिखना होता है, मगर उससे पहले सिर्फ एक शर्त पूरी करनी, वो क्या है कि e की पावर का डेरिवेटिव dx के साथ आ जाए, जो कि नहीं है। e की पावर है 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। क्या यहां 2 है, नहीं है, तो ले आए, हम यहां खुद से 2 ले आए और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर भी हम 1/2 लगा देंगे। ये हमने बाहर 1/2 लगा दिया। अब ये 2 तो इंटीग्रल सिंबल्स के साथ खत्म हो जाएगा, 1/2 के साथ हमारे जवाब में e की पावर 2x आ जाएगा और आगे प्लस सी लिखेंगे और यूं हमारा जवाब मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जाने। पार्ट नंबर 6 में फजूल का ड्रामा कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं ax प्लस बी की होल पावर n है और आगे n की वैल्यू भी बता दी। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि आप इंटीग्रेट करें ax प्लस बी की होल पावर -1 को, और आप देख सकते हैं कि यहां पर पावर -1 है, मतलब हम ये फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे। -1 का मतलब ये है कि अब ln का खेल शुरू होगा और उससे पहले हम इस ब्रैकेट को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि इसकी पावर हो जाए +1। तो हम इसको लेगा डिनोमिनेटर में और यूं ax प्लस बी की होल पावर +1 हो गई है, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस हमें इसको ln के साथ लिखना है, मगर उससे पहले ये जो पूरा ax प्लस बी है इसका डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। तो चेक करते हैं, ax का डेरिवेटिव क्या होता है, ax का डेरिवेटिव a होता है। आप जानते हैं डेरिवेटिव लेने के 2 स्टेप्स होते हैं मेनली, और यहाँ पर ये मेंशन भी है कि आप जब भी डेरिवेटिव लेते हैं, और ये पहले पार्ट में हमने डिस्कस भी किया था, वो भी आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है x की पावर n का n x की पावर n-1। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो भी बेस है उसकी पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ 1 था, n1 n हो गया, और फिर हम सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो n में से 1 माइनस हो गया, और फिर टेक डेरिवेटिव ऑफ बेस, फिर हम बेस का अलग से भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर तो बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए वो हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, 1 a a, और a आने के बाद फिर x की पावर जो 1 है उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, तो ये x की पावर 0 हो जाएगा। x की पावर 0 1 के इक्वल होता है, a1 a होता है, यानी कि ax का डेरिवेटिव a होता है, और जब कभी भी x की पावर 1 हो तो उसका कोएफिशिएंट ही उसका डेरिवेटिव होता है। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ x की पावर 1 है, मतलब जो भी इसके साथ लिखा है वही इसका डेरिवेटिव है। x के साथ a लिखा है, a डेरिवेटिव है, तो a डेरिवेटिव है, और b ये एक ऐसी टर्म है जिसमें x ही नहीं है। तो जिस टर्म में x ना हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, वो कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर हमें dx के साथ बस a चाहिए, तो लिख दिया है, और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर भी 1/a लिख दिया। अब ये a तो इंटीग्रल सिंबल्स के साथ चला जाएगा, यहां हमारे पास बाहर है 1/a,
और यहां ये ax प्लस बी की क्यू की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, इसलिए बस ये ln के साथ आ जाएगा और आगे प्लस सी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इस सवाल में हमें सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, यानी कि ये ब्रैकेट e की पावर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स डू मल्टीप्लीकेशन। तो e की पावर x साइन x, तो ये एक टर्म बन गई, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे और प्लस साइन के बाद e की पावर x cos x, ये दूसरी टर्म बन गई, इसको हम अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये कि इन दोनों ही टर्म्स में दो वेरिएबल वाली वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है और कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है कि हम उसकी पावर में 1 ऐड करें और उससे डिवाइड करवा दें, या हम e को भी एज इट इज लिखने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि e के ऊपर पावर x है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो dx के साथ सिर्फ 1 होना चाहिए था, मगर यहां 1 तो है मगर साथ में sin x भी है, तो इसको कहां लेके जाएंगे? तो इसलिए क्योंकि e के साथ ये sin x मल्टीप्लाइंग फॉर्म में मौजूद है, इसके साथ जुड़ा है, तो यहां पर अब हमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा है कि अगर दो वेरिएबल वाली वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो और आपने उसको इंटीग्रेट करना हो तो सिंपल आप क्या करते हैं, जो u है उसको आप एज इट इज लिखते हैं और आप v को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन में आप पहले डेरिवेटिव लेते हैं u का, फिर आप मल्टीप्लाइंग फॉर्म में इंटीग्रेशन, यही चीज जो v को इंटीग्रेट आपने यहां किया था उस चीज को एज इट इज आप इसके साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखते हैं और फिर जो इनका प्रोडक्ट आता है उसको भी इंटीग्रेट करते हैं। तो ये वो फॉर्मूला है जो इस सिचुएशन में अप्लाई होता है। अब प्रॉब्लम ये कि फॉर्मूला तो इधर भी अप्लाई हो रहा है और ये फॉर्मूला यहां भी अप्लाई हो रहा है, तो हम कहां अप्लाई करें? हम किसी सिर्फ एक ही जगह अप्लाई करेंगे, इसलिए सवाल बन रहा है कि हम कहां अप्लाई करें। तो देखें, हमें बात पता है कि जब कभी भी आपको u और v की फॉर्म में वर्क करना हो तो एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है ये फैसला करने की कि u क्या होगा और v क्या होगा, वो है ILATE, यानी कि अगर सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशो हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो कोई, तो आप उसको पहले u मानेंगे, यानी कि इसमें जो पहले आ रहा है वो u होगा और जो बाद में आ रहा है वो v होगा। बिल्कुल वैसे ही L फॉर ln वाली वैल्यू को u मानेंगे, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, a फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसे u मानेंगे, और आगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है या e है तो उसे हम v मानेंगे। इस तरह अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और e है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को u मानेंगे और e को v मानेंगे। तो हमारा जो इस वक्त सवाल है उसमें TE है, TE। तो आप देख सकते हैं इस वर्ड में TE में t पहले आ रहा है तो t हुआ u और e बाद में आ रहा है इसलिए e हुआ v। t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमारे लिए sin x u है और हमारे पास e क्या होगा, e हमारे पास v होगा। और अगर हम यहां फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो cos x u है और e हमारे पास v है। तो यहां पर तरतीब उल्टी लिखी है मगर हम तो फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे और हमें पता है u ये है और v है। अब हमें फैसला करना है कि हमें किधर ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखें, हमें बात समझ में आ गई है कि क्योंकि यहां पर हमारे पास u साइन है और साइन का अगर आप डेरिवेटिव लें तो वो cos x आता है, तो साइन का डेरिवेटिव हम यहां लिख रहे होंगे, ये देखें u साइन है और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, पिछले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, और इससे पहले आ रहा है माइनस साइन और v e की पावर x है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आ जाएगा cos x और यहां आ जाएगा ex और पहले आ जाएगा माइनस साइन, तो उससे होगा क्या कि e की पावर cos x इंटू e की पावर x इंटू cos x इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा अब देखते हैं। हम फॉर्मूला यहां अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो यहां अप्लाई करते हैं हम फॉर्मूला। सबसे पहले ये है u और ये v है। चलें जी, तो u सबसे पहले u लिखना है, u का मतलब है sin x, ये लिख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ v है e की पावर x, ये लिख लिया। फिर माइनस माइनस लगाया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ ex, और इसका जो रिजल्ट आएगा उस पूरे को भी हमें इंटीग्रेट करना होगा और आगे प्लस साइन के बाद ये चीज एज इट इज। अब यहां पर हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है क्योंकि e की पावर का डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए। e की पावर x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है और वो मौजूद है, इसलिए यहां तो सिर्फ आ गया आपके पास sin x इंटू e की पावर x।
फिर माइनस साइन, इधर बात करें अगर हम तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, अभी भी बात की थी वही उठाकर हमने एज इट इज लिख लिया और ये डी एक्स आ गया। फिर प्लस साइन के बाद भी इंटीग्रेट करना था ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स को। तो आप देख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स और यहां है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आपको पता है तरतीब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों टर्म सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, ये कैंसिल हो गया है और हमारे पास सिर्फ क्या रह गया है ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, इससे आप एक्सरसाइज 6.7 के अच्छे खासे सवालात कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है। और जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है थोड़ा सा रिवाइंड करें और बार बार देखें, 2-3 अटैम्प्ट्स में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां पर डिनोमिनेटर में काश हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट होता है x+1, क्योंकि इसकी होल पावर 1 है, डेरिवेटिव भी 1 है, ln के साथ लिखते जान छूट जाती, मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि x+1 के साथ एक और ब्रैकेट जुड़ा है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में x+2। तो अब यहां पर हमें इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शंस में, यानी कि ये जो आपको इस वक्त फ्रैक्शन दिखाई दे रही है ये मोस्ट प्रोबेबली पहले 2 फ्रैक्शंस थी जिनको ऐड करके एलसीएम लिया गया था और उसके बाद ये इस तरह से बनी थी। यानी कि अगर आप देखें तो इसकी असल शक्ल क्या हो सकती है, हम ये कह सकते हैं कि डी एक्स के साथ 1 है इसलिए मैं 1 लिख रहा हूं, 1/x+1 और x+2 ये इससे पहले बराबर हुआ करता होगा समथिंग ओवर x+1 प्लस समथिंग ओवर x+2। कुछ तो होगा ना x+1 के ऊपर और x+2 के ऊपर कि इसके बाद जब इनका एलसीएम लिया गया होगा तो ऊपर से 1 रह गया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो यहां पर भी अब हम यही करते हैं, इसको हम वापस तोड़ने के लिए यहां पर भी एलसीएम लेते हैं ताकि हमें ए और बी की वैल्यूज मिल जाएं। जैसे हमें ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी हम ए और बी की वैल्यूज को इधर पुट कर देंगे और जब पुट करेंगे तो यही चीज 2 फ्रैक्शंस में रिजॉल्व हो जाएगी, 2 पार्ट्स में ये बढ़ जाएगी। तो अब यहां पर आप जानते हैं जब आप एलसीएम लेते हैं तो जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वही एलसीएम बन जाते हैं। तो x+1 और x+2 ये हमारा बना एलसीएम। एलसीएम करने के बाद हम फ्रैक्शंस को कैसे डील करते हैं, तो आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम हर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाते हैं और जो रिजल्ट आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जब आप x+1 x+2 को डिवाइड करवाएंगे x+1 से, यानी कि जब आप ऐसे x+1 और x+2 को डिवाइड करवाएंगे x+1 से, तो आपको पता है सेम टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं ऊपर नीचे। तो x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, बचा क्या x+2, या x+2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा a इंटू x+2। फिर प्लस साइन के बाद अब जब इस फ्रैक्शन की बारी आएगी तो फिर एलसीएम डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, फिर सेम चीजें कैंसिल हो जाएंगी, इस बार x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा और x+1 b से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, b इंटू x+1। अब सिंपल आप देख सकते हैं कि यहां दोनों ही जो बराबर फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर्स बराबर हो गए और होने ही थे। तो यहां पर अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को जो है डिवाइड कर रहे हैं उठा के वहां ले जाएं तो इन 2 ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट ही कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि हमें कौन सा हमारा प्रेजेंटेशन को कोई प्रॉपर करना, वैसे भी आप एग्जाम में भी ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे जिससे हमें ए और बी हासिल हो जाए। तो वो ट्रिक क्या है, हम पहले एक काम करते हैं, हम बी को उड़ा देते हैं ताकि इक्वेशन में सिर्फ ए रह जाए और हमारे पास ए की वैल्यू आ जाए। अब बी को कैसे उड़ाएं, तो देखिए बी को उड़ाने के लिए हमें इस ब्रैकेट को 0 करना है। इस ब्रैकेट को 0 कैसे करें, ये तो ब्रैकेट x+1 है, x+1 कैसे 0 हो सकता है, जब x की वैल्यू -1 पुट की जाए। देखिए ना x+1 = 0, 1 उधर चला गया, यानी कि हमें खुद पता चल रहा है कि अगर हमने x की जगह -1 रखा तो x की जगह -1 रखने से ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो थ्रू आउट द इक्वेशन जहां जहां x है सब जगह -1 रख दें ताकि b उड़ जाए और a की वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले x = -1, जब x -1 के इक्वल है तो इक्वेशन क्या बनी, देखें 1 आ गया, =2 आ गया, a आ गया, -1 + 2 आ गया और प्लस साइन के बाद b -1 + 1 आ गया। ये -1 + 1 0 हो गया, 0 b 0 हो गया, खत्म हो गया। a भी 2 - 1 1 हो गया, 1 a हो गया, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। b का ब्रैकेट खत्म,
2 माइनस 1 1 1 ए जा ए, तो a इक्वल्स टू 1, इसी को मैंने घुमा के लिख दिया a इक्वल्स टू 1। मगर अभी तो a की वैल्यू आई है, हमें तो b की वैल्यू भी चाहिए, तो b की वैल्यू कैसे लाएं? b की वैल्यू को लाने के लिए काम करते हैं, a को तबाह कर देते हैं, a पर बॉम्ब मार देते हैं। मगर यहां पर क्या बॉम्ब होगा? अगर आप a को ख़त्म करना चाहते हैं तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल होना चाहिए, और x प्लस 2 0 के इक्वल उसी वक्त हो सकता है जब आप 2 को वहां शिफ्ट करके देख लें x की वैल्यू क्या बन रही है, जब x की वैल्यू -2 पुट की जाएगी। तो यहां पर अब हम x की जगह -2 पुट कर देते हैं, तो ये 1 एज इट इज, फिर a आ गया, -2 + 2 हो गया, फिर प्लस b आ गया, और b के साथ भी -2 + 1 आ गया, -2 + 1। अभी देखिए तो 2 से 2 कैंसिल होकर a की टर्म तो खत्म हो गई। अच्छा, -2 + 1 -1 होता है, और -1 b से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? -1 b से मल्टीप्लाई होकर -b आएगा। 1 इज इक्वल्स टू -b। अब आप साइन चेंज कर दें, यानी कि तमाम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, तो प्लस माइनस -1 और माइनस माइनस प्लस b। तो आप जब चाहे किसी भी इक्वेशन में मौजूद तमाम टर्म के साइन चेंज कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 1 है। तो इसको बहुत ध्यान से देख लें, बहुत आसानी से हम ये बात जान गए कि हम 1/x + 1 x + 2 को क्या लिख सकते हैं? a की वैल्यू क्या आई? 1, और b की वैल्यू क्या आई? -1। और ये प्लस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, राइट? तो आप पॉज करके और रिवाइंड करके इसको फिर से भी देख सकते हैं कि हमने क्या कुछ किया। बहुत आसान है, जो कुछ भी किया आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो अभी हमने सवाल को फैक्टर्स में, फ्रैक्शंस में रिजॉल्व किया है, तो हमें सब समझ आया कि ये चीज इसके इक्वल है। इसका मतलब है अब हमें असल में इसे इंटीग्रेट करना है, और इसे इंटीग्रेट करने के लिए दोनों ही टर्म्स पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। अब आप देख सकते हैं बेस की होल पावर 1 है, और इधर भी बेस की होल पावर 1 है। इधर भी बेस का डेरिवेटिव 1 है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। इधर भी बेस का डेरिवेटिव 1 है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो सिर्फ 1 चाहिए था। तो सिंपल हुआ क्या? ln के साथ आ गया x + 1 माइनस साइन, इधर ln के साथ आ गया x + 2 और आगे आ गया प्लस c। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। यहां पर 1 + x ऊपर है और नीचे x² + 2x है। अगर आप इसको बेस कंसीडर करें तो इस बेस की पावर 1 है, और बेस की पावर 1 होने का मतलब डिनोमिनेटर में इसको बस ln के साथ लिखा जाएगा, आगे प्लस c लिखा जाएगा और जान छुड़ाई जाएगी। मगर इससे पहले बेस का डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए। तो आप जानते हैं x² का डेरिवेटिव क्या होता है? x² का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू दीज स्टेप्स मल्टीप्लाई पावर ऑफ बेस विद द कोएफिशिएंट। x की पावर 2 है, अभी हम सिर्फ x को बेस मान रहे हैं क्योंकि हम टर्म वाइज डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो 2 1 2 हो गया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम पावर, तो 2 - 1 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x² का डेरिवेटिव बनेगा 2x, डेरिवेटिव ऑफ x² बना 2x। और फिर नेक्स्ट टर्म है जिसमें हमें डेरिवेटिव का लेना है 2x का। तो आप जानते हैं जब x की पावर 1 हो उसका कोएफिशिएंट उसका डेरिवेटिव होता है, तो 2x का डेरिवेटिव बना 2 और x² का डेरिवेटिव बना 2x। यानी कि हमारे पास ऊपर 2x + 2 होना चाहिए, मगर हमारे पास 1 + x है। तो अगर हम 1 + x को 2 से मल्टीप्लाई करवा लें तो 2 1 2 आ जाएगा और 2x 2x आ जाएगा, यानी कि बेस का डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। मगर ये जो हमने 2 लगाया इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो बाहर 1/2 लगाया। तो अब यहां पर ये 2 × 1 + x तो डेरिवेटिव था, इंटीग्रल सिंबल के साथ चला जाएगा, हमारे पास ये 1/2 रह गया, और साथ ही साथ x² + 2x ln के साथ लिख दिया जाएगा और मजीद प्लस c। ये तो कोई मसला ही नहीं है, x + 1 की होल पावर 1 है, ऊपर x + 1 का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, सिंपल ln के साथ x + 1 आ गया और आगे प्लस c आ गया। 11 देखते हैं, यहां पर फिर e आ गया और हम e को एज इट इज लिख सकते हैं अगर e की पावर का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है, और अगर नहीं मौजूद तो फिर वही u वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा।
तो e की पावर क्या है 10x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, पिछले पार्ट में आपने सीखा था sec स्क्वायर x होता है, और यहां dx के साथ sec स्क्वायर x ही मौजूद है। तो हम इस sec स्क्वायर x को डेरिवेटिव के तौर पर डील करेंगे, और अगर ये डेरिवेटिव है तो इंटीग्रल सिंबल के साथ खत्म हो जाएगा और e की पावर 10x एज इट इज नीचे आ जाएगा प्लस c के साथ। अब हमें इंटीग्रेट करना है साइन 30 डिग्री को। तो सबसे पहले तो आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू ले आइए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब यहां हम कैसे इंटीग्रेट करें, क्योंकि यहां तो वेरिएबल ही नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर वेरिएबल ना हो खुद से वेरिएबल लगा दें, क्योंकि यहां हमने ऐसे वेरिएबल लिखा कि वेरिएबल का होना ना होने के बराबर ही है। x की पावर 0 आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है, तो आप यहां पर x की पावर 0 इसको लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि अब x की पावर 0 का कोफिशिएंट है, इसको आप बाहर निकाल दें। और अब हम सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 0 को। x की पावर में 1 ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला, और उसी से डिवाइड करवा देंगे। मगर उससे पहले जो बेस है, और बेस यहाँ x है, इसका डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए, जो कि है, आपको पता है एनी टाइम dx के साथ 1 मौजूद होता है। तो सिंपल हम x की पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करवाएंगे। तो 1/2, 0 + 1 1 होता है, तो x की पावर 1 हो गई है, यानी कि x एग्जिस्ट कर गया है, x की यहाँ पर बर्थ हो गई है इंटीग्रेशन के नतीजे में, और डिनोमिनेटर में आप 1 लिखते नहीं है, तो आगे प्लस c, ये इसका आंसर है। x की पावर p को इंटीग्रेट करना, और एक बार फिर ये बातों को घुमा फिरा कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं आगे p का मतलब -1 है। तो अगर p का मतलब -1 है तो x की पावर तो -1 हो गई, और जब बेस की पावर -1 हो तो उस पर हम ये फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, उसकी पावर में 1 प्लस नहीं करते, बल्कि उसको फौरन डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं ताकि उसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। और जब डिनोमिनेटर में आपके पास बेस पहुंच जाए और उसकी पावर 1 हो, तो उस बेस का डेरिवेटिव अगर dx के साथ मौजूद है उसको ln के साथ लिखें और जान छोड़ाएं। तो ln के साथ x आ गया प्लस c, आंसर। इस सवाल में कह रहे हैं बताओ इसका क्या इंटीग्रेशन होगा अगर कोई फंक्शन ऑफ x है। अब वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो क्या है, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, और कह रहे हैं उस फंक्शन के ऊपर पावर n है। अब n का मतलब भी यही है कि वो कोई भी पावर हो सकती है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ई है, हमें नहीं पता, जब बस जो भी है उसके ऊपर पावर n है। मगर साथ ही साथ वो कह रहे हैं dx के साथ फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अब बताएं हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो हमें बात अच्छी तरह से पता है कि पावर के नीचे जो भी फंक्शन होता है या जो कुछ भी होता है हम उसको बेस कहते हैं। तो पावर के नीचे इस वक्त जो बेस है वो फंक्शन ऑफ x है, और हम बेस की पावर में 1 ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला, अगर बेस का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है। तो बेस है फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x के डेरिवेटिव को हम f' ही तो कहते हैं। यानी कि यहाँ तो उन्होंने पका पकाया हलवा में तैयार दिया है खाने के लिए, हमें सिर्फ पावर में 1 ऐड करना और उसी से डिवाइड करना है। यानी कि एक तरह से उन्होंने फर्स्ट फॉर्मूला ही लिख कर दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ x है, और डेरिवेटिव ऑफ x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x 1 है, तो बस पावर में 1 ऐड करें उससे डिवाइड करवा दें, यानी कि फंक्शन ऑफ x की होल पावर बनेगी n+1 ओवर n+1 प्लस c। तो उम्मीद है आपको इंटीग्रेशन के सवाल अच्छे से समझ आए होंगे, और आप अब तक अगर जुड़े रहें इस वीडियो के साथ, इट मीन्स कि आपको फायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स के लिए। आप भी एक नेकी का काम जरूर कीजिए। ये नहीं कीजिए कि आप जो है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये नहीं कह रहा। सिर्फ एक चीज़, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ढूंढिए अपने जैसे ऐसे स्टूडेंट्स को कि जिनको इस किस्म के लेक्चर्स की ज़रूरत है, उन तक नेकी के जज्बे से ये वीडियो लेसन, ये लेक्चर पहुंचाइए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके पेपर्स भी अच्छे होंगे, आपके मार्क्स में भी बरकत होगी, परसेंटेज में भी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी MCQs के लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।